अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारे पास जो एग्जांपल है वो है प्रूव दैट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी, फंक्शन हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। सी आर इक्वेशंस कहा गया है कि सी आर इक्वेशंस ओरिजिन पर तो सेटिस्फाई करती हैं लेकिन इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब देखें, अगर सी आर इक्वेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत से बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एनालिटिक का मतलब तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है वो डिफरेंशिएबल भी लाजमी होंगी, उनके डेरिवेटिव भी लाजमी एग्जिस्ट करता होगा। तो ऐसा नहीं है। इसके रिलेटेड दो एमसीक्यूज़ हैं, वो एमसीक्यूज़ क्लियर करवा के उसके बाद इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखते हैं। एमसीक्यूज़ में ये अक्सर चीज़ पूछी जाती है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो उस पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, किसी न किसी पॉइंट के ऊपर पूरे रीजन आर की बात कर लें या किसी पॉइंट के ऊपर सी आर इक्वेशंस किसी क्वेश्चन के ऊपर सेटिस्फाई कर रही हैं, इट डजेंट मीन कि उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। हो सकता है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो उस पॉइंट पे, हो सकता है वहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो वहाँ पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो, लेकिन इसका उलट जो है वो नेसेसरी है। मतलब कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये लाजमी बात है कि वहाँ पे सी आर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही होंगी। यानी कि ये सी आर इक्वेशन के सेटिस्फाई होना और डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर किसी पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, इट डजेंट मीन कि वहाँ पे डेरिवेटिव भी लाजमी एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताएं क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी? तो यस, सी आर इक्वेशंस वहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपलसरी हैं। अब इसीलिए इसने इस क्वेश्चन में ये पूछा कि सी आर इक्वेशंस ओरिजिन पे तो सेटिस्फाई कर रही हैं, ये आपने प्रूफ करना है, और साथ में ये भी प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने ये एमसीक्यू जब भी पढ़ा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करें तो ये ज़रूरी नहीं होता कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा। एक्स क्यूब और वाई क्यूब के अंदर जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, और नीचे वो जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर जो है वो दोनों टर्म्स गए, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स को सेपरेट कर लें, आयोटा वाले को सेपरेट कर लें। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन आ गया हमारे पास यू ऑफ एक्स, क्या होता है, जो सिंपल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट यानी वी ऑफ एक्स वाई होता है एयोटा वाला, वो हमने सेपरेट कर दिया। उसने ये कहा है कि आपने प्रूव ये करना है कि सी आर इक्वेशंस ओरिजिन पर सेटिस्फाई करती है, और ओरिजिन पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी। दिस इम्प्लाइज कि हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे भी ज़ीरो लिखना है और वाई की जगह पे ज़ीरो, लेकिन पहले सी आर इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद ज़ीरो वाला पॉइंट पुट करेंगे। तो हमने यू का विद रिस्पेक्ट यू ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव ले लिया। अगर एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल, यानी नीचे वाले टर्म्स का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, देन माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, और हमने ये क्वोशंट रूल लगा दिया। इसी तरह से हमने पार्शियल यू ऑफ इसके जब पार्शियल यू और पार्शियल एक्स लिया है, तो अब हमने ये देखना है कि ओरिजिन पे ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। आप सारी की सारी सी आर इक्वेशन अप्लाई करने के बाद भी ओरिजिन वाले पॉइंट प्रूव कर सकते हैं, या पार्शियल यू और पार्शियल एक्स ये वाले टर्म्स अलग अलग लेने के बाद भी इस पर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में आंसर जो है वो ज़ीरो आना है। जब हर टर्म में ज़ीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ज़ीरो आ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा जिसमें एक्स और वाई नहीं है साथ, तो वो वाली टर्म बाकी बचेगी। अदरवाइज अगर हर एक में जैसे यहाँ पे है, तो ये एक्स है, सात टर्म है, एक्स वाई है, वहाँ पे एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, तो हर सारी टर्म जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसी तरह से हम यू ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करेंगे। अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगाने के बाद इसको भी ओरिजिन के ऊपर जब चेक करेंगे तो हमारे पास आ गया ज़ीरो। फिर हम वी ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे। अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आएगा, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव इनटू ऊपर वाला टर्म एज इट इज़। और इसको ओपन करने के बाद हम सॉर्ट आउट करेंगे टर्म्स को।
सॉर्ट आउट करने के बाद हम ओरिजिन पे हमें पता है कि एक्स भी 0 होता है, वाई भी होता है, तो एक्स की जगह पे भी 0 लगा दिया और वाई की जगह पे भी, तो हमारा आंसर 0 आ गया। अब देखिए CR इक्वेशन क्या कहती हैं कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू होना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। अब पार्शियल v ओवर पार्शियल y के लिए v ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने के बाद क्वेश्चन रूल लगेगा और उसके ऊपर ओरिजिन जो है वो टर्म्स लगा देंगे। अब हर टर्म का तो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि CR इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो गई है। ज़ाहिर बात है पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल आ गया पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और पार्शियल u ओवर पार्शियल y आ गया माइनस के पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। तो 0 जो है वो एक नॉन नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको लिख देंगे कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अभी हमारे क्वेश्चन का हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना था कि आपने ये प्रूव करना है कि ओरिजिन के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमने डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखा ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिनल फार्मूला ये होता है एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल जी। अब चूंकि यहाँ पे ओरिजिन है और ओरिजिन पे आपको पता है कोई भी चेंज नहीं होता और पॉइंट जो है वो 0 के होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल जी क्या आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तो ये एफ ऑफ जी आ जाएगा। अब जब चेंज कोई नहीं है, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, तो जी बेसिकली होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स भी 0 वाई भी 0, तो जी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, इसलिए लिखा हुआ है एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई जी। एफ ऑफ जी बेसिकली वो फंक्शन है जो हमारे पास गिवन है, वो हमने लिख दिया, प्लस ये पूरा का पूरा फंक्शन जो हमने शुरू में सेग्रीगेट किया था। और एफ ऑफ 0 का मतलब है कि फंक्शन में 0 पुट करें। तो फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे, हर जगह पे 0 आने के बाद 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 ओवर 0 प्लस 0, ये ओवरऑल 0 आ जाएगा, तो वो भी 0 भी लिख दिया, डिवाइडेड बाय जी की जगह पे लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं। एक तो ये है कि हमें नहीं पता यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो कौन सी टर्म है, यानी एक वेरिएबल्स है। अब जी अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये हमने पहले भी पिछला थ्योरम किया था, उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर जी 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें या एक टाइम पे एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, या एक टाइम पे वाई अप्रोच कर रहा है 0 को। दोनों एट अ टाइम 0 को अप्रोच नहीं कर सकते, हम एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख दिया कि सपोज कर लिया y इक्वल टू एक्स है, यानी कोई लीनियर फॉर्म है और x अप्रोच कर रहे हैं 0 को। अगर x अप्रोच कर रही है 0 को और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे x लिख दूँ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस आयोटा एक्स क्यूब। अगर y को भी एक्स क्यूब लिख दूँ तो एक्स प्लस एक्स 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कट गया, 2 से कैंसिल, तो नीचे आ गया हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई। चूँकि वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस आयोटा एक्स। तो ऊपर हमारे पास कैंसिलेशन के बाद बचा आयोटा एक्स, नीचे बच गया एक्स, हमने कॉमन ले लिया और आ गया 1 प्लस आयोटा। नीचे वाला एक्स ऊपर वाले एक्स से कटिंग हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। मैंने यहाँ पे लिमिट इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल एक्स ही नहीं बचा। अगर एक्स होगा तो ही एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे ना। अब यहाँ पे एक्स बचा ही नहीं, एक्स सारा कैंसिल हो गया, हमने लिख दिया आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब ये एक फंक्शन आ गया है आयोटा की फॉर्म में, तो हमने लिख दिया इसको जी ऑफ आई। लेट्स सपोज इसको हमने नंबर दे दिया 1 का। दूसरी कंडीशन, अब एक कंडीशन में हमने ये कर लिया कि ये कोई लीनियर फॉर्म है, एक में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोई नॉन लीनियर फॉर्म है और जी अप्रोचेस कर रहा है रीजन को अलोंग एक्स एक्सिस। अब ऊपर हमने y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कंसिडर किया था 0, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी हम x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। x एक्सिस पे क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो उसके लिए हमने अगेन एफ प्राइम ऑफ जी लिमिट x अप्रोच टू 0 करा है। अगर x अप्रोचेस टू 0 है, बेसिकली हमारा फंक्शन ये वाला जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में बनाया है। अब हमने अपने केस 2 में ये कहा है कि y इज इक्वल टू 0 है, तो जहाँ जहाँ पे y अगर वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने के बाद यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब एक्स क्यूब से कटेगा तो बाकी ऊपर बचेगा एक्स प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे तो आ जाएगा 0, तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
अगेन एक्स स्क्वायर से कटेगा, ऊपर बच गया एक्स, यानी टोटल ओवरऑल बचेगा एक्स प्लस आयोटा एक्स जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है तो x प्लस आयोटा एक्स ओवर एक्स, और यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा बच जाएगा, और x हमारा ख़त्म हो गया तो लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, एक हमने कंडीशन ली है एफ प्राइम ऑफ जी की, वहाँ पे हमारे पास आंसर आया था जिसको हमने जी ऑफ आई का नाम दिया था आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। दूसरी क्वेश्चन बनी है 1 प्लस आयोटा, दोनों इक्वल तो है ही नहीं, हालांकि फंक्शन एक ही है, सिर्फ कंडीशंस चेंज की हैं। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो आपके पास कंडीशन जो मर्जी हो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसका आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हेंस हमारे पास सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन डिफरेंशियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 2-3 MCQs हैं, वो एक जो मैंने पहले क्लियर करवा दी, 1-2 और है वो भी क्लियर करवा देती हूँ, तो इससे जुड़े हुए जो MCQs होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत कॉमन है, MCQ में अक्सर पूछ ली जाती है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, जैसे हमने पीछे सी आर इक्वेशन और डेरिवेटिव का रिलेशन पढ़ा है कि अगर सी आर इक्वेशंस होल्ड हो रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि सी आर इक्वेशन भी एग्जिस्ट कर रही हों। उसी तरह से कंटिन्यूस फंक्शन का और डिफरेंशिएबिलिटी का भी एक बनता है रिलेशन कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। कंटिन्यूस की डेफिनेशन आप जूनियर क्लासेस में प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। और लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। तो यहाँ से हमारे 5 MCQs क्लियर हो गए। एक ये कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या ये ज़रूरी है कि डिफरेंशिएबिलिटी भी हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। दूसरा, क्या डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो क्या वो कंटिन्यूस हो सकता है? जी हो सकता है। क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? करती है। क्या लिमिट यूनिक होती है, रिपीटेटिव होती है, या 1 होती है, या 0 होती है? तो उसकी लिमिट यूनिक होती है और डिपेंड कर रही होती है क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरह से जैसे हमने कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल का रिलेशन पढ़ा या इक्वेशंस और एनालिटिक यानी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव का रिलेशन पढ़ा, इसी तरह से कुछ रिमार्क्स हैं इन कैलकुलेटिंग एफ प्राइम ऑफ जी, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इफ़ द लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, देन एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट, एंड इफ द लिमिट डिपेंड्स अपॉन m विच इज़ द स्लोप, देन वी से दैट द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस बात का यह है कि कोई भी हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन दे दिया जाता है और वहाँ पे जो लिमिट है वो स्लोप के ऊपर, यानी जो टेंजेंट वाला हम फंक्शन निकालते हैं उसके ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रही तो वहाँ पे लिमिट उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी फॉर एग्जांपल वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता है, वहाँ पे कहता है कि इसकी जो लिमिट है वो इंडिपेंडेंट है, यानी हम पे एग्जिस्ट डिपेंड नहीं कर रही, तो आप ये बताएं कि क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा? तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा सिर्फ उस केस में जब लिमिट इंडिपेंडेंट होगी। अगर लिमिट डिपेंड कर रही हो स्लोप के ऊपर तो हम कहेंगे कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल, और 6 to 7 अप्रोक्सीमेटली 10 हमारे पास MCQ जो है वो भी क्लियर हो गए विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।